नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। साथियों, अब तक हमने संस्कृत व्याकरण के संज्ञा प्रकरण में वर्ण विचार पर चर्चा की, जिसमें हमने माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार से लेकर वर्णमाला के वर्ण और अक्षर और उनके भेदों के बारे में जाना। वर्ण में हमने उसके प्रकार बताए, स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद और व्यंजनों के भेद के बारे में, और उनके बारे में बारीकी से आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, हमने कल उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो स्वर हैं उनके बारे में बताया। इससे पहले जो वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको मैंने किसी पीडीएफ में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा, उसमें आप देखकर पिछला सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, कुछ आगे सीखते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें एक सूत्र है, उकालोअः जस्र स्वदीर्घ प्लुतः। उकालोअः ज्र स्वदीर्घ प्लुतः, अर्थात उकाल का मतलब यहाँ होता है जैसे मुर्गे की आवाज, उकालोअ जह स्वदीर्घ प्लुतः। उकाल का मतलब है मुर्गे की आवाज। अब मुर्गे की आवाज से आप समझ सकते हैं, जैसे आपके शहर में, गांव में कभी मुर्गे की आवाज़ या मुर्गा वांग देता है तो कुकू करके बोलता है, उस तरह की जो आवाज़ रहती है, तो वह पहले निम्न स्वर में, फिर उससे थोड़ा उच्च स्वर में, फिर उससे और ज़्यादा उच्च स्वर में बोलता है। तो जो पहला निम्न स्वर है, जैसे कू, इस तरीके से मुर्गे की जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर में वो बोलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, जिसको हम उस ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वो है उकालो स्व दीर्घ प्लुतः ना। तो इस सूत्र को आप रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समझने की आवश्यकता है। इसको आप एक दो बार बस समझ लेंगे, फिर भी इसको आप जान सकेंगे। तो इस सूत्र से आप ह्रस्व दीर्घ प्लुत को या उनके मात्रा काल को समझ सकते हैं। अब इसमें नोट है, स्वरों का ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत रूप में वर्गीकरण ही मुर्गे की आवाज के आधार पर किया गया है। यानी स्वरों का जो ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत रूप में वर्गीकरण किया गया है, वो मुर्गे की आवाज के आधार पर ही किया गया है। तो आप अब समझ सकते हैं कि जो आप कहीं भी गांव में या शहर में कुकू और इस तरीके से खींचकर, है ना, इस तरीके से बोलेंगे, तो वो आपका एक तरीके से ह्रस्व दीर्घ प्लुत को इंगित करेगा। और मात्रा प्रयोग के आधार पर इन तीनों स्वरों का वर्गीकरण निम्नानुसार प्रभाषित किया गया है ना। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ इच्यते। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ इच्यते, त्रमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात एक मात्र का ह्रस्व होता है, अर्थात एक मात्रा का ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, अर्थात दो मात्राओं का दीर्घ, त्रिमात्रस्तु प्लुत, तीन मात्रा का प्लुत, ज्ञो व्यंजनम चा अर्धमात्रकम, और चा अर्धमात्रकम, चा माने और अर्ध माने आधी। तो जो व्यंजन होते हैं वो हमारी आधी मात्रा के होते हैं। कितनी मात्रा के? आधी मात्रा के। ह्रस्व एक मात्रा का, दीर्घ दो मात्रा का, प्लुत तीन मात्रा का, उसके जो हमारा व्यंजन है वो हमारी आधी मात्रा का। तो आप इस सूत्र से भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि मात्राओं का कितना कितना भार होता है। तो आगे चलिए मित्रों, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों का वर्गीकरण भी किया गया है, तो उसको भी सीख लेते हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इन तीनों प्रकार के स्वरों के भी तीन तीन भेद होते हैं। कितने कितने भेद हैं भैया? तीन तीन। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनके आधार पर भी हम तीन वर्गों में और अलग बांटते हैं, जैसे उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। देखिए, हमारा
ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों प्रकार के स्वर को भी हमने 3-3 भेदों में बांटा है। इनके भी 3-3 भेद हैं। जैसे ह्रस्व उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस तरीके से ये हमारे कुल मिला के कितने हो जाएंगे इनकी संख्या? ह्रस्व के 3, दीर्घ के यही 3 और प्लुत के भी यही 3। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? इनकी संख्या हो जाती है आपके 9। कितनी हो जाएगी? 9। अब इस तरीके से उदात्त स्वर को बारे में जाए। देखिए उदात्त का एक सूत्र है उच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्तः, है ना, उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः उच्च स्वर में बोला जाने वाला या ऊर्ध्व भाग से बोला जाने वाला। तो हम इसके बारे में भी आगे जाने। अर्थात तालु आदि, अर्थात तालु देखिए क्या है, ये मुखावयव है। तालु एक ऊपर का जो भाग है ना, तो वो आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग से बोला जाने वाला स्वर उदात्त स्वर कहलाता है। देखिए तालु का मतलब यहाँ है मुखावयव, जैसे मूर्धा, दंत, तालु, जिह्वा, ये सब मुखावयव है। तो इनके ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाला स्वर उदात्त स्वर कहलाता है। उसी तरीके से अनुदात्त स्वर क्या है? अनुदात्त नीचैरुनुदात्तः, अर्थात नीचे, है ना, नीचे से, अधोभाग से, नीचे के भाग से बोले जाने वाला। इन्हीं सभी जो हमारे उच्चारण स्थान है तालु, है ना, ये उच्चारण स्थान कहेंगे इसको। तो उच्चारण स्थान आदि के अधोभाग से बोला जाने वाला जो है वो हमारा अनुदात्त स्वर है। अनुमाने एक तरीके से पीछे या नीचे से। तो अनुदात्त स्वर जो अधोभाग से या नीचे के, अधो माने या नीचा कह सकते हैं, नीचे के भाग से बोला जाए वो हमारा अधो हो जाएगा। उसी तरीके से अगला है हमारा स्वरित स्वर। कौन सा? स्वरित स्वर। तो स्वरित स्वर क्या है? स्वरित स्वर समाहारः स्वरित, अर्थात तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से, है ना, कहाँ से? मध्य भाग से बोले जाने वाला। तो जो हमारे मध्य भाग से बोला जाएगा, ना ऊपर से, ना अधोभाग से, ना ऊर्ध्व भाग से, जो मध्य के भाग से बोला जाएगा उच्चारण स्थानों से, तो वहां पर वो स्वरित स्वर होगा। क्या होगा? स्वरित स्वर। अब हमारा नोट है कुछ, वो पढ़ लेते हैं। प्रतीक चिन्ह इनके उदात्त स्वर का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता। उदात्त स्वर का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता। अब ये अनुदात्त का, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अनुदात्त का स्वर जो अनुदात्त होता है उसका नीचे एक निशान, जैसे कुछ लिखा, और लिखने के बाद अगर आपने नीचे एक लाइन खींच दी छोटी सी, वही आपका अनुदात्त हो जाएगा, अधो, है ना, नीचे। स्वरित स्वर का होता है जैसे खड़ी खड़ा, एक खड़ी पाई टाइप का एक निशान, खड़ी रेखा हम कह सकते हैं इसको। ये आपका स्वरित स्वर का निशान होता है। तो आप समझ लीजिए अनुदात्त आपका जो पड़ी रेखा हो किसी भी अक्षर के नीचे, और स्वरित खड़ी, है ना, खड़ी रेखा हो किसी भी अक्षर के, है ना, ऊपर, तो वो हमारा स्वरित स्वर का। उदात्त का हमारा कोई निशान नहीं होता। अब आगे स्वरों के 18 भेद। स्वरों के 18 भेद क्या हैं? उदात्त, अनुदात्त व स्वरित स्वरों के भेद। उपर्युक्त 9 प्रकार के स्वर हमने आपको बताए थे। ह्रस्व के 3, दीर्घ के 3 और प्लुत के 3। उसी अनुसार इनके पुनः 2-2 उपभेद और माने जाते हैं। जैसे ह्रस्व का इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये ह्रस्व आया आपका, ठीक है, तो ह्रस्व का क्या? ह्रस्व का पहले 3 भाग हो गए, कौन कौन से? उदात्त, है ना, अनुदात्त और स्वरित। अब इन दोनों के 2-2 भाग हो गए, अनुनासिक, अननुनासिक, है ना, उदात्त अनुनासिक और अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक और अननुनासिक। और उसी तरीके से स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। तो 2-2 भाग ये हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने ये हो जाएंगे, है ना, 9 ये हो गए, और इनके 2-2 भाग और हो जाएंगे। तो अनुनासिक स्वर के बारे में हम जानते हैं। अनुनासिक स्वर क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु, है ना, जब किसी
स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख व नाक दोनों से बाहर आए। आप समझिएगा, अनुनासिक में क्या है, जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु बाहर आएगी वो हमारी दोनों से आएगी बाहर, मुख से भी और नाक से भी, तो वो स्वर हमारे अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। और इसी तरीके से स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए एक निशान होता है। जैसे आप ये निशान, कहीं चंद्र बिंदु वाला निशान है, वो अनुनासिक स्वर का होता है ना। और जैसे आप इस वाले निशान को आप देखते हैं, ये आपका अनुस्वार होता है। क्या होता है? ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। अन का तात्पर्य यहाँ क्या होगा? अन का तात्पर्य यहाँ है मनाही से। अन माने नहीं, नुनासिक माने जो अनुनासिक ना हो वह अनुनासिक हो जाएगा। तो जैसे जिस पर चंद्र बिंदु ना लगा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो इस तरीके से हमने वहां पर दिखाया आपको। यहाँ देखिए, प्रत्येक अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु का निशान है ना। प्रत्येक वर्ण के नीचे ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु का निशान है, देखिएगा। और अनुनासिक में क्या होगा? अनुनासिक में हो जाएगा आपका प्रत्येक अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर कोई निशान नहीं लगेगा, वो आपका हो जाएगा अनुनासिक, जिस पर अनुनासिक का निशान ना हो। अब व्यंजन वर्ण या हल वर्ण, हमने स्वर के बारे में जितना जानना था, जितना आवश्यकता, वो हमने आपको जान लिया, है ना। व्यंजन वर्ण या हल वर्ण, व्यंजन वर्ण या हल वर्ण। देखिए परिभाषा इसकी हम जान लेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय श्वास वायु, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय श्वास वायु हमारे मुख से किसी मुखावयव, हमारे मुख के किसी मुखावयव को स्पर्श करे, है ना। तो और मुखावयव को स्पर्श करती हुई बाहर आए तो वे ध्वनियाँ हमारी व्यंजन ध्वनियाँ कहलाएंगी। वे ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? व्यंजन ध्वनियाँ या व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। कितने? 33 व्यंजन है संस्कृत वर्णमाला में। निम्नवत 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है इनको। हमने आपको बताया व्यंजन क्या है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय श्वास वायु किसी मुखावयव को स्पर्श करती हुई बाहर आए, या हम ये कह सकते हैं व्यंजन वर्णों की हम दूसरी परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की भी आवश्यकता होती है या जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, वे हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं? 33 हैं। उसी तरीके से इनके हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो पहला है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्रमशः हम एक एक करके बारी बारी से इनको भी समझते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श से आप समझ सकते हैं वे व्यंजन सभी जो किसी ना किसी अवयव को, मुखावयव को बोलते समय स्पर्श करेंगे, वो स्पर्श हमारे व्यंजन कहलाएंगे। और वर्गीय से क्या है? ये वर्गीय, ये वर्ग के आधार पर होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये सभी हमारे वर्ग के होते हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। कैसे? 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, तो कुल मिलाकर 25 वर्ण हो जाते हैं। इनका एक सूत्र है कादियोम वशानः स्पर्शी। तो का, आदयो, प्रारंभ में का और अवसान माने अंत में माँ, स्पर्श कहलाते हैं। का से लेकर माँ के अंत तक का ये जो वर्ण हैं वो कैसे हैं? स्पर्शी हैं। कैसे हैं? स्पर्शी वर्ण हैं। अब देखिए आगे, जब किसी व्यंजन, अब देखिए अर्थात का से लेकर माँ, का से लेकर माँ की समाप्ति तक, है ना, इसका अर्थ ये हो सकता है। और जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु पहले मुख के किसी अंग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती तो स्पर्श व्यंजन या स्पर्श ध्वनि कहलाती हैं। इनकी संख्या 25 है। देखिए अगर हम किसी वर्ग को कु चू टू तू पू, इसी किसी वर्ग को हम अगर लिखना चाहें
तो आप का वर्ग लिखना चाहें, आप क्या लिखना चाहें, का वर्ग। आप का वर्ग लिखना चाहें या कू लिख दें, कू लिख दें या का वर्ग लिख दें, बात बराबर ही है। उसी तरीके से चा वर्ग लिख दें या चू लिख दें, बात बराबर ही है। तो कू चू टू तू पू या का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी इस तरीके से लिए जाते हैं। अब का वर्ग में 5 अक्षर क ख ग घ ङ, चा वर्ग में 5 अक्षर, या इसको चा वर्ग को चू भी कह सकते हैं, च छ ज झ य। टा वर्ग में टू कह सकते हैं, ट ठ ड ढ ण। ता वर्ग को तू कह सकते हैं, त थ द ध न। पा वर्ग को पू कह सकते हैं, प फ ब भ म। ये हमारे 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। आगे अब इसको हम अंतस्थ व्यंजन को सीखेंगे, अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है, यणोअंतः स्था, अर्थात यण के जो वर्ण होते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो भी हैं, वो हमारे अंतःस्थ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। और अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित, अंदर स्थित। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय सर्वप्रथम हमारे मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्रों में कंपन होने के बाद श्वास वायु मुख से बाहर निकले, तो क्या हो, पहले कंपन हो, उसके बाद श्वास वायु बाहर आए, तो वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मुख के अंदर क्या हो, अंदर स्थित स्वर तंत्रों में क्या हो जाए, कंपन हो जाए जिनको बोलते समय, तो वो हमारे वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाएंगे। अगला है हमारा, अब देखिए इयण, इयणो अंतःस्था का मतलब क्या है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण य व र ल, य व र ल, है ना। देखिए हमने आपको बताया था य व र ल कहाँ है, यण प्रत्याहार कहाँ से शुरू होता है, यण प्रत्याहार हमारे हाइवरड के महाश्व सूत्र, हाइवरड महाश्व सूत्र और लण, है ना। तो हाइवरट के या से लेके यणा तक ये सूत्र जो है यण यण प्रत्याहार हो गया, और इसके अंतर्गत आने वाले इति संज्ञक वर्णों को छोड़कर वर्ण हो गए या, व, रा और ला, वही देखिए यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से ये यण प्रत्याहार हो गया। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन से आप समझते हैं ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्म, गर्म माने गर्मी से। शल ऊष्माणः, शल माने शल प्रत्याहार से है यहाँ पर। शल प्रत्याहार कौन सा है, हमारे सेकंड लास्ट माहेश्वर सूत्र और आखिरी अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन कौन सा, श क्ष स र हल। तो ये जो हमारे हैं, तो ये क्या हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, श क्ष श ह। तो ये श लिख के देख लेते हैं, श श स र और हल, ये दो माहेश्वर सूत्र जो हैं, इन दोनों माहेश्वर सूत्र, है ना, इन दोनों माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कौन कौन सा, शल प्रत्याहार बन गया यहाँ से। और इनके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हो जाएंगे, इति संज्ञक को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो श स श ह, तो 4 वर्ण हो जाएंगे। ऊष्म वर्ण तो कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, कितने हो गए, 4। तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऊष्म जो हैं वो हमारे 4 हैं, कितने हैं, 4। इस तरीके से संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, इनको थोड़ा अलग श्रेणी में रखा गया है, इनको संस्कृत वर्णमाला में नहीं जोड़ा जाता है, इनको मान्यता नहीं है। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन वर्ण, हमारी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जो 2-2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, 2-2 योग व्यंजनों के योग से बनाए जाते हैं या बनते हैं, उनको ही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम नीचे दिए गए वर्णों को समझेंगे। जैसे ये क्ष है ना, जो हमारा क्ष वर्ण है, जो क्ष वर्ण है वो हमारे 2 वर्णों से बना है। देखिए क और हमारा क्ष, तो ये जो षटकोण वाला कह सकते हैं इसको, ये शा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको भी हलंत रहित, हलंत रहित लिख सकते, हलंत रहित हलंत सहित लिखकर इसको हम आ लगाकर जोड़ सकते हैं। देखिए अगर हम कोई वर्ण हलंत रहित है,
कोई वर्ण हमारा हलंत रहित है, जैसे क्ष है, ये हलंत रहित है। अगर हम हलंत सहित कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका आ हमारा पीछे जुड़ा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से त्र, त्र हमारा आधा ता रा का योग है। ज्ञा हमारा ज और या का योग है, और श्र हमारा श और रा का योग है। तो ये हम इस चीज को यहाँ पर समझे। आगे हम नोट में कुछ लिखा है उसको समझते हैं। इन 4 संयुक्त व्यंजनों के अलावा अन्य व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखे जाने की परंपरा रही, परंतु वर्तमान में संयुक्त रूप को अमानक माना जाता है। ये जो हमारे संयुक्त रूप है इसको अमानक मान लिया गया है। इनको लिखने का तरीका जो है वो किस तरीके से लिखना शुद्ध है, मानक रूप है जो, वो इस तरीके से कैसे होना चाहिए वो हम आपको यहाँ नीचे दिखाएंगे। देखिए अमानक रूप जो हमारा है, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, इसमें थोड़ा दिक्कत है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए दोनों एक तरीके से लिख गए हैं, लेकिन देखिए विद्या, अगर विद्या आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा अमानक है। विद्या आप इस तरीके से लिखते हैं तो वो हमारा अमानक है ना। शुद्ध आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये भी अमानक है ना। चिन्ह, चिन्ह इस तरीके से आप ना को जोड़कर लिखेंगे तो अमानक है। और इस तरीके से ये जो लिख दिए गए हैं ये हमारे सभी मानक रूप में हैं। इनको हम इस तोड़ कर लिखेंगे, है ना, जोड़कर नहीं। जैसे विद्या इस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी विद्या हम इस तरीके से लिखते हैं, दा आदा लगा के, है ना। तो ये जो है वो मानक है, ये सारे मानक हैं। मानक यहाँ पर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर पीडीएफ के बाद ये ऐसा हो गया है, वैसे तो वैसा ही लिखा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे अलग करके लिखा था जिससे आप लोग समझ सकें। देखिए विद्या को हमने थोड़ा तोड़ के, तब वहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा था। तो ये जो लिखे हैं ये दोनों में जो आ गए हैं वो हमारे मानक ही हैं, ये सब मानक ही हैं। अमानक विद्या कैसे हो जाएगा, द्विग, जो हमारा द्विग है तो द्विग का अमानक ये हो जाएगा, है ना। उद्देश्य का हमारा अमानक, उद्देश्य को ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, नीचे दा करके लिख सकते थे, है ना। तो ये हमारा आज हमने इसको स्वर व्यंजन और इनके सभी भेद के बारे में जानकारी ली। इसमें हमने व्यंजन के स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म जो वर्ण हैं उनके बारे में सीखा। तो ये कुछ बारीकियां हैं जिसको आप समझते रहें, सीखते रहें। इसके बाद हम आपको इस पूरे वर्ण विचार से संबंधित परीक्षाओं में आने वाले जो भी प्रश्न रहेंगे उनको भी हम इस तरीके से पीडीएफ रूप में लाकर आपको पूरा समझाने का, उनको बताने का, प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब बताने का आप सबको प्रयास करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कत भी है तो आप पुरानी जो इसकी वीडियोस हैं उनको देखेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। तो साथियों, आप इसको समझते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।